Hello everyone, welcomes to all in Let's Become Nursing Officer YouTube channel. Myself मोहसिन खान. आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उन सभी लोगों के लिए जो नॉर्सेट एंड अपकमिंग एग्जाम डीएसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो मुद्दे की बात यह है कि दोनों ही एग्जाम बहुत ही आसपास के टाइमिंग्स पे होने के चांसेस हैं. कोई आगे कोई पीछे, बेसिकली नॉर्सेट पहले होगा एंड देन उसके बाद आपका डीएसएसबी होने के चांसेस हैं. लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि हम लोगों को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं डीएसएसबी की वजह से नॉर्सेट को लेकर के डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना. कुछ है कि नहीं डीएसएसबी के लिए ही प्रिपेयर करेंगे, कुछ है कि नहीं नॉर्सेट के लिए करेंगे, वो डीएसएसबी पे ध्यान नहीं दे रहे. लेकिन मैक्सिमम लोग डीएसएसबी पे फोकस कर रहे हैं बिकॉज मैक्सिमम अगर देखा जाए तो मेल कैंडिडेट जो है वो ये सोच रहे हैं कि भाई डीएसएसबी में 80-20 नहीं है, तो आप उस तरफ ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं. लेकिन मैं आपको बता दूं 80-20 को छोड़ दीजिए, उसको जाने के बावजूद भी आप देखेंगे कि नॉर्सेट में आपको ज्यादा सीटें मिलने के चांसेस हैं, ज्यादा सिलेक्शन होने के चांसेस है एज कंपेयर टू डीएसएसबी, जस्ट बिकॉज डीएसएसबी का जो एग्जाम पैटर्न है और जो नॉर्सेट का एग्जाम पैटर्न है वो टोटली बहुत ही ज्यादा क्या है, डिफरेंट है. जैसे आपको अगर एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी चाहिए तो इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में मैंने डीएसएसबी को लेकर के और नॉर्सेट को लेकर के एग्जाम पैटर्न्स के बारे में बात की है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं. आपको एग्जाम पैटर्न्स के बारे में पूरा नॉलेज मिल जाएगा कि किस तरह से डीएसएसबी का एग्जाम होगा, पेपर होगा, जहां आपको पता है कि नॉन नर्सिंग एंड नर्सिंग दोनों का ही इक्वल पोर्शन वहां पर एग्जाम में वेटेज दिया जाता है. तो हमारा अब फोकस ये होता है कि हम डीएसएसबी को लेकर के नॉन नर्सिंग प्रिपेयर करें या नर्सिंग प्रिपेयर करें या नॉर्सेट को लेकर के प्रिपेयर करें. तो फिलहाल जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो नॉर्सेट का एग्जाम होना है, अभी जो आपका नॉर्सेट का एग्जाम होना है उसकी डेट आप लोगों को पता है, इट इज 17 या 14 आई एम कंफ्यूज्ड बेसिकली, बट स्टिल हाँ अप्रैल 14 और 17 ऐसा ही कुछ आपका एग्जाम है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि हाँ एक आपको सामने दिख रहा है कि हाँ ये आ ही रहा है अभी. तो नॉर्सेट 6 अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखें तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बच रहा है, आपके पास एक बहुत ही सफिशियंट टाइम आप लोगों के पास है. जैसे कि अगर आप बोलेंगे तो अगर फैब की अगर मैं देखूँ तो 4 से 5 दिन अब फैब के बच रहे हैं, है ना. 29 का तो 4 से 5 दिन फैब के बच रहे हैं. देन द मार्च इज इन योर हैंड एंड मार्च के अलावा अगर आप देखें तो फिर अप्रैल के आप अल्टीमेट लेकर के चलिए 10 डेज मान लीजिए. तो नई ना करके आप अगर देखेंगे तो आपके पास अप्रोक्स 45 डेज है, यानी कि 1.5 मंथ. और इस 1.5 मंथ को क्या करना, मैनेज करना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही है जो है आपने अब तक क्या किया क्या नहीं किया, इट डजंट मैटर्स इफ यू स्टडीड यू विल बी इजी इन दिस डेज. बट अगर आपने बिल्कुल भी अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो भी आप अगर अपने इन 45 दिन को अच्छे से मैनेज करते हैं और आप थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रखते हैं, प्रीवियस नॉलेज, है ना, जो कि हम लोग 6-7 महीने से पिछले से तैयारी कर रहे हैं, हम सब लोगों को पता है. तो ये टाइम वो है जब आप इसको क्या कर दे सकते हैं, फिनिशिंग दे सकते हैं इसको, एक अपने आप को रीमॉडलिंग करके या आप अपने आप को जो प्रिपेयर करके एक अच्छा सा एग्जाम दे सकते हैं. बेसिकली देखो ये तो प्री की एग्जाम डेट है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है, बट हाँ अज्यूम यही है कि प्री एंड मेंस दोनों ही होंगे. तो प्री है तो उसके हिसाब से आपके पास 45 डेज नहीं, उसके बाद 15 दिन और भी मिल जाएंगे, अप्रोक्स 2 मंथ्स है आपके पास. तो आपके पास एक बहुत सफिशिएंट टाइम है. और डीएसएसबी कब होगा ये अभी किसी को पता नहीं है. डीएसएसबी कब होगा ये अभी तक किसी को पता नहीं है, और जो चीज पता नहीं है उसको लेकर के ज्यादा टेंस होने की अभी जरूरत नहीं है. बट हाँ मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी मई, एंड ऑफ मई ये एग्जाम देखने को मिल सकता है, और हो सकता है जून भी चला जाए, है ना. एंड ऑफ मई, या हो सकता है ये कहां तक चला जाए, जून तक भी चला जाए. इसका भी कोई जिम्मेदारी या गारंटी नहीं है. लेकिन हाँ नॉर्सेट की गारंटी है कि नॉर्सेट अप्रैल में हो जाएगा. बहुत जल्द आपको फॉर्म भी देखने को मिल जाएंगे, हो सकता है आज या कल परसों, जो भी हो XYZ किसी भी दिन हो देखने को मिल सकते हैं. तो इसको मैनेज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो नॉर्सेट को मैं मैनेज करने के हिसाब से आप लोगों को एक शेड्यूल बता रहा हूं, जो आप लोग बोल सकते हैं एक तरह से रिवीजन शेड्यूल भी हो सकता है. देखिए आज तक आपने जो भी पढ़ाई की दैट्स वेरी गुड, जो भी है XYZ जितना भी कर रखा है कोई दिक्कत नहीं है. अब इसको मैनेज करने का तरीका क्या है, देखो मान लो अभी तक कोई अगर आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट रह गया है, स्टिल आई एम टेलिंग, स्टिल अभी भी कोई आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट रह गया है,
तो जो आज से आपके फरवरी में रिमेनिंग डेज हैं, आज से आपके जो फरवरी में रिमेनिंग डेज हैं उसमें इस वीक के सब्जेक्ट को कवर करने का ट्राई कीजिए। आइदर यू कैन डू पीआर यादव और एनक्लेक्स, और इफ यू स्टडीड योर नोट्स दैट विल बी द बेस्ट। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आपने इसको पहले से पढ़ रखा है तो। अदरवाइज आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो देन यू कैन गो फॉर पीआर यादव एंड एनक्लेक्स। प्राइमरली आप प्रीफर कीजिए पीआर यादव थ्योरी पोर्शन, ठीक है। और अब देखो, ये जो आपके 4 से 5 दिन, आज 24 है आज, ठीक है। तो 24 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 5 डेज रिमेनिंग है। 5 डेज में आप कोई भी सब्जेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। अभी वो टाइम है जब आप 4-5 दिन में एक सब्जेक्ट कर सकते हो और आपको करना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा आप टाइम नहीं ले सकते। जो कर सकते थे वो पहले टाइम था आपके पास, आप कर सकते थे। अभी नहीं कर सकते कि आप एक सब्जेक्ट को 4-5 दिन से ज्यादा दे दीजिए, ठीक है। स्टिल अगर आप मानते हैं कि भाई आपका एमएसएन का कोई सिस्टम वीक है तो आप ट्राई कीजिए 2 से 3 दिन के अंदर मैक्सिमम। अगर कोई मेरे हिसाब से कोई वीकेस्ट जो आपका चैप्टर होता है वो 2 या 3 दिन में हो जाता है, क्योंकि एमएसएन में ज्यादा ज्यादा 2 आपके सिस्टम वीक होंगे। अब आप बोले नहीं सर सारा ही वीक है तो फिर देखो मुश्किल काम है थोड़ा सा, फिर आपको थोड़ी ज्यादा एक्सेस मेहनत करनी पड़ेगी। बट हाँ, अगर थोड़ा बहुत पोर्शन कोई आपका वीकेस्ट है उसको कर लीजिए। और मैं आपको रीजन बताता हूँ ये आपका पोर्शन वीकेस्ट क्यों है। वो आपका पोर्शन वीकेस्ट इसलिए है क्योंकि आपने उसको आज तक देखा ही नहीं है। आप अपनी ईमानदारी से सोचिए, आप बोलते हैं कि आपकी साइकेट्रिक अच्छी नहीं है, आप ईमानदारी से बोलिए आपने उस साइकेट्रिक को कितनी बार पढ़ा, ठीक है। आपका वीके सब्जेक्ट अगर साइकेट्रिक तो यू हैव टू स्टडी साइकेट्रिक लॉट ऑफ टाइम, बट आप उसको देख ही नहीं क्योंकि यार ये तो आता ही नहीं है ना, मेरे को आ ही नहीं रहा। तो आपको नहीं पढ़ने से ऐसा नहीं कि वो आ जाएगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा फिर ही आएगा वो। इवन आपको 5-6 बार एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा उस सब्जेक्ट को, तब जाकर के वो आपका एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनेगा। तो आप ये 5 से 6 दिन अपना वीकेस्ट जो सब्जेक्ट है उसे कवर कीजिए। देन स्टार्ट विद द 1 ऑफ मार्च, 1 ऑफ मार्च, 1 ऑफ मार्च से आप स्टार्ट कीजिए। एंड अगर आप 1 ऑफ मार्च से 31 मार्च तक अगर आप जाते हैं तो आपके हाथ में, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 4 वीक्स होते हैं। मैं कभी भी डे बेस्ड प्लान नहीं बताऊंगा आप लोगों को, मैं आपको वीक बेस्ड प्लान बताऊंगा। आपके पास 4 वीक बचते हैं और उसके बाद भी +3 डेज होते हैं, उसके बाद भी +3 डेज होते हैं। इसको रख लीजिए फॉर कंप्लीटिंग ड्यू, फॉर कंप्लीटिंग ड्यूज। अब फॉर कंप्लीटिंग ड्यूज, क्योंकि कई बार हमारा जो शेड्यूल जो हम प्लान करते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें रिमेनिंग रह जाती है, तो उसे वही रिमेनिंग छोड़ दीजिए। उसके लिए लास्ट में आपके पास 3 डेज बचेंगे, वहां आप उसे रिकवर कर सकते हैं। तो अब देखो 4 वीक का शेड्यूल आपको सेट कैसे करना है। लाइक फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक। सबसे पहली बात तो वीक जो ये हैं इनको डिवाइड कीजिए 4+2+1 में। आप इसे कैसे डिवाइड कीजिए, 4+2+1 में। 4+2+1, 4+2+1, 4+2+1, ठीक है। अब ट्राई कीजिए, देखो ये जो आपके 4 डेज हैं, ये जो 4 दिन है, इन 4 दिन में ट्राई टू कंप्लीट 2 बिग एमएसएन चैप्टर लाइक कार्डियोवास्कुलर, नर्वस सिस्टम, है ना, जो बिग, जो आपको लगता है कि यार ये बहुत बड़े हैं, वो ट्राई कीजिए। इनके 4 डेज के अंदर आप ट्राई कीजिए 3 मीडियम एमएसएन चैप्टर लाइक रीनल सिस्टम इज नॉट टू मच लार्ज, ठीक है। देन आपका एंडोक्राइन सिस्टम इज टू मच, जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो आप ये ट्राई कीजिए, ये ट्राई कीजिए 4 दिन के अंदर। तो 3+2 आपके यहां पर कंप्लीट होते हैं आपके 7 एमएसएन के चैप्टर। और यहां पे अगेन 4 डेज में आप ट्राई कीजिए कि आप 3 एमएसएन के जो रिमेनिंग चैप्टर है वो कर लीजिए। और इतना ही होता है एमएसएन में। आप मोटा मोटा अगर देखेंगे तो 9 ही चैप्टर्स हैं। अगर वो 11-12 पहुंच रहे हैं, वो लाइक
अगर आप स्किन की बात करें तो इतना उसको टाइम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर। देना है, रीड आउट करना है, बट बहुत ज्यादा टाइम भी उधर नहीं लगाना है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं। अब ये जो 4 डेज है इसमें आप ले लीजिए एक लार्ज सब्जेक्ट। अभी कौन सा वीक कब सेट करना वो आप देख लीजिए। लार्ज सब्जेक्ट लाइक ओबीजी, ठीक है, इन 4 डेज में, इन 4 डेज में ओबीजी ले लीजिए और एंड साइकाइट्रिक, ठीक है। आप क्या कीजिए, ओबीजी ले लीजिए और साइकाइट्रिक ले लीजिए, ये 4 डेज के अंदर। अब ये 2 डेज के अंदर, ये जो 4th वीक का 2 डेज होगा इसमें जो रिमेनिंग रह जाए ओबीजी प्लस साइकाइट्रिक रिमेनिंग, वो आप यहां पर कवर कर सकते हैं इन 2 डेज के अंदर। एंड द वन लास्ट वन इज ऑलवेज फॉर रिवीजन, इट्स ऑलवेज फॉर रिवीजन, या जो ड्यूज है, रिवीजन और ड्यूज, ठीक है। अब देखो यहां पे जो बच रहा है, ये जो 2 डेज है, इन 2 डेज में एक दिन आप F1 ले लीजिए 2 दिन में, और ये F1 ले लीजिए। 4 दिन में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कंप्लीट होनी चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ओबीजी साइकाइट्रिक हो गई, आप एक दिन इसमें ले लीजिए, ये 2 दिन ले लीजिए किसके लिए, CHN साइकाइट्रिक, सॉरी साइकाइट्रिक नहीं, CHN माइक्रो, ठीक है, न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, इनको ऐसे मत छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको शेड्यूल बनाना है, और ये जो लास्ट 1 डेज हैं आपके सबके, इसमें रिमेनिंग या ड्यूज या फिर रिवीजन करना है, ठीक है। अब जो आपके +3 महीने छोड़े थे 3 डेज, उसमें आप कर लीजिए आपका सब्जेक्ट पीडियाट्रिक्स, उसमें आप कर लीजिए क्या, पीडियाट्रिक्स। इस तरह से आप लोगों का क्या हो जाएगा, एक जो पूरा सब्जेक्ट है वो हो जाएगा। देख लीजिए सारे सब्जेक्ट हो गए, कोई बचा तो नहीं। MSN हो गया, ठीक है, CHN हो गया, माइक्रो हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, OBG हो गया, साइकाइट्रिक हो गया, पीडियाट्रिक्स 2 डेज इनफ है, साथ में फिर अगर कोई पोर्शन बचे तो वो कर लेना, ठीक है। OBG हो गया, साइकाइट्रिक हो गया, और यहाँ पे इतना कुछ खास बच नहीं रहा। फिर आपके पास लास्ट में जो बचेंगे 13 से 14 दिन, जो लास्ट में आपके 13 से 14 दिन बचेंगे, उसमें आपको कुछ नहीं, आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में ट्राई कीजिएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रीवियस ईयर पेपर। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर। तो ये आप लोगों की क्या है यहाँ पे प्रिपरेशन है, ठीक है। क्वेश्चंस ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस पर, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पर टाइम नहीं लगाना है, अपना प्रिपरेशन के टाइम पर खुद से ट्राई करना है। फिर एक पार्ट आता है नॉन नर्सिंग। नॉन नर्सिंग करने के लिए देखो मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे उसमें जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को सॉल्व कर लीजिए, उन्हीं को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए खुद से, इतना भी इनफ होता है। और रही बात जीके वगैरह के लिए, तो जीके वगैरह के एग्जाम से पहले मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जीके वगैरह के लिए। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। जीके को लेकर के मैं आपके से कुछ टॉपिक शेयर करूंगा, इवन मैं आपको बता ही दूंगा कि आप ये चीजें पढ़ लीजिए, ये चीजें याद लीजिए। आपको मैं प्रॉपर उसके बारे में याद करने की जो डाटा है वो मैं आपको दे दूंगा, जिससे आपका जीके क्या हो जाए, एक तरह से एटलीस्ट अगर 5 क्वेश्चन आए तो आप 3 तो कर सको, एटलीस्ट इतना ही करना होता है, ज्यादा नहीं करना होता है जीके मैथ रीजनिंग के अंदर। मैथ रीजनिंग आपको आती है, ट्राई कीजिएगा, जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर, तब ये हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। आपको अलग से कुछ ज्यादा इस टाइम पे करने की जरूरत नहीं है। और फिर अपना नॉर्थ सेट का एग्जाम दे दीजिए, प्री क्लियर हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। मेंस के लिए रेडी रहिए, नहीं तो आपकी नर्सिंग तो रेडी हो गई नॉर्थ सेट के बहाने। फिर डीएसएसबी आपके पास जो हथियार बचता है, डीएसएसबी इज ऑल अबाउट, डीएसएसबी इज ऑल अबाउट नॉन नर्सिंग। जिसकी नॉन नर्सिंग अच्छी और जिसकी स्पीड साथ में,
पेपर को पढ़ने की, पेपर देने की स्पीड अच्छी और नॉन नर्सिंग अच्छी, उसको डीएसएसबी में कोई रोक ही नहीं सकता। उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के टाइम पे आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज नॉट सेट, तो उसके लिए आप रेडी रहिए। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, या अगला वीडियो बनाएंगे उसमें आपके उस डाउट को इंक्लूड कर देंगे। और आपको कुछ आपकी क्वारी है, कुछ भी डाउट है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। mohsin/21/m मेरी आईडी है, आप वहां पे मेरे को सीधा मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में जो भी जानकारी है वो सारी आप लोगों को दे दूंगा। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है इस चीज के अंदर, लेकिन दिस इज द शॉर्ट एंड स्वीटेस्ट वे ऑफ कंप्लीटिंग योर सिलेबस इन द लास्ट मंथ, और आपको ये फॉलो करना है। बेसिकली जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनके लिए तो ये टाइमिंग जो मैंने दी वो भी बहुत ज्यादा है। जिन लोगों ने क्योंकि अब तक अच्छे से तैयारी की वो तो बहुत फास्ट करेंगे, तो जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है वो इसके चक्कर में सिर्फ एक बार मत कर लेना। ये तो मैं उन लोगों के लिए जिनकी मीडियम तैयारी है, जिनका सिलेबस अभी तक कहीं ना कहीं छूट रहा है। जिन लोगों ने मल्टीपल टाइम सिलेबस कर रखा है उसको आप इसको 2x 3x टाइम कर सकते हैं। 2x 3x से करेंगे क्या, 3-4 बार जब रिवीजन कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। मल्टीपल चीजों के पीछे मत भागो, कंटेंट इकट्ठा करने के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपके पास 70% कंटेंट भी और वो आपको याद है तो आपको श्योर रैंक मिलेगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। वो कहते हैं ना, मटेरियल पे मत ज्यादा फोकस करो, इतना क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी करती है। मैक्सिमम लोगों को पता है क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा, एग्जाम में क्या होता है, याद नहीं आ रहा होता है। नेगेटिव होने के पीछे एक रीजन होता है। नेगेटिव कैसे प्रिवेंट करें ये मत पूछो, जिस दिन नॉलेज होगा ना, आप लोगों को क्वेश्चन आते होंगे, उस दिन नेगेटिव अपने आप रुक जाएगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कितने क्वेश्चन करने हैं नहीं करने, आप प्रिपरेशन पे ध्यान दो। ठीक है, तो आपके अगर प्रिपरेशन अच्छी होगी तो अपने आप नेगेटिव प्रिवेंट है। नेगेटिव होंगे ही नहीं, जब आपको क्वेश्चंस आते होंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है नेगेटिव से, है ना। तो आपको प्रिपरेशन अच्छी करनी है, नेगेटिव कैसे रोकना है, कहाँ रोकना है, वो आपको अपने आप पता चल जाएगा जब आपको पेपर आता होगा। ठीक है, तो ये फालतू की बातें होती है। तो आप अभी सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान दो, अपने पेपर पे, अपने मटेरियल पे, अपने कंटेंट के ऊपर जितना है उससे मैक्सिमम रिवीजन करो। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है 2-3 साल बाद पढ़ने के बाद भी, और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उसका एक ही रीजन होता है, क्या उसका एक ही रीजन होता है कि आपके रिवीजन में कमी है, कि आपके रिवीजन में कमी है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो रिवीजन अच्छे से कीजिए। थैंक यू सो मच। मैक्सिमम लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आगे भी आप लोगों को और भी बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे इस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच।